गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का आज हम कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर पूरे चैप्टर में से पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पर आता है। तो जो आज का वीडियो है, आज का वीडियो तुम्हें पूरी तरह से समझना भी है और समझने के साथ साथ उसको कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में भी रखना है। लेकिन इसमें रखने वाला कुछ भी नहीं है। अगर एक बार समझ लोगे तो समझने के बाद तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप याद रह जाएंगी, अपने आप कॉन्सेप्ट लिख पाओगे। जो डायग्राम है वो भी ईजी है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ईजी डायग्राम है। देखो प्रॉपर्टीज़ में मैं कल के वीडियो से कंटिन्यू करती हूँ आगे। कल हमने कोलॉइडी विलियन को बनाने के लिए जो कल की वीडियो तुमने देखी होगी तो उसमें हमने एक पेप्टाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते थे कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है वो ऑलरेडी जल में घुला हुआ होता है, तो उसमें हम और क्या डाल देते हैं, उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर प्रीफरेंशियल सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन डिफरेंट आयन का हो जाता है। कोई भी एक आयन सेलेक्टिवली एडजॉर्ब हो जाएगा। सेलेक्टिव वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया कि दोनों आयन नहीं एडजॉर्ब होंगे। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो उसके दोनों आयन एडजॉर्ब नहीं होते, केवल एक ही आयन एडजॉर्ब होता है। और कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा इसको कोलॉइडी सॉल्यूशन, कोलॉइडी विलियन हमारा सेलेक्ट करता है। जो कोलॉइड बना हुआ है वो सेलेक्ट करता है कि उसके सरफेस के ऊपर दूसरा आयन कौन सा एडजॉर्ब होगा। जैसे वापस यहाँ पर मैंने वही डायग्राम बनाया हुआ है कल वाला ही, क्योंकि उसी डायग्राम को एक्सटेंड करते हुए अपनी चार्ज वाली प्रॉपर्टी आती है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलॉइड्स का अगर कोलॉइड के अंदर चार्ज होता है तो कोलॉइड की स्टेबिलिटी होती है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में रह सकता है। अगर कोलॉइड के ऊपर चार्ज नहीं है, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, या तो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा या ट्रू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोलॉइड की एग्जिस्टेंस के लिए तुम समझ सकते हो कि कोलॉइड की एग्जिस्टेंस के लिए ये प्रॉपर्टी नेसेसरी है, कंपल्सरी प्रॉपर्टी। देखो हुआ क्या था, कल मैंने AgCl का एग्जाम्पल लिया था, आज मैंने AgI का एग्जाम्पल लिया। लेने के पीछे रीज़न ये है कि अगर एग्जाम में सपोज AgI दे दिया तो तुम्हें लगेगा कि क्लास में तुमने AgCl कराया था, जबकि दोनों सेम ही है। AgI सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है और AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल आज चेंज किया कि कोई भी अपना प्रेसिपिटेट बन रहा है, उस प्रेसिपिटेट को हम लेकर आगे चल सकते हैं। वो सल्फेट का भी हो सकता है, आयोडाइड का भी हो सकता है, ब्रोमाइड का भी हो सकता है और क्लोराइड का भी हो सकता है। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का अपने पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। अब इसमें हम दो ट्रायल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, किस चार्ज से वो स्टेबिलिटी गेन करता है। बिकॉज चार्ज इज द स्टेबिलिटी। मैं प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली बोल रही हूँ चार्ज स्टेबिलिटी है। अगर कोलॉइड के ऊपर चार्ज है तो वो स्टेबल है, कोलॉइड के ऊपर चार्ज नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। और हाइड्रोफोबिक कोलॉइड तुम्हें मालूम है, हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं दे आर नॉट स्टेबल कोलॉइड्स। उनको स्टेबल बनाने के लिए हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं, हमें स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। पहले से ही सोच के चलना पड़ता है कि इसको बना तो लेंगे लेकिन रखेंगे कैसे। ऐसा ना हो कि बनाने के बाद जितनी देर में हम उसको बीकर को उठाएं, बनाने के बाद उतनी देर में वो कन्वर्ट हो चुका हो सस्पेंशन में या कन्वर्ट हो चुका हो ट्रू सॉल्यूशन में। तो इसलिए यहाँ पर हमें साथ में लेके चलने वाले ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, स्ट्रेटेजिकल मेथड्स हैं। हमने क्या किया, सिल्वर आयोडाइड का अपने पास प्रेसिपिटेट है, उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा देखते ही, और अगर नहीं दिमाग में आया तो मैं ये पॉइंट तुम्हारे माइंड में अब ऐड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सर्कल किया उसको कि कल का वीडियो देखने के बाद शायद बच्चों के माइंड में आ गया होगा। क्या सर्कल किया मैंने, यहाँ पर सिल्वर आयन कॉमन है और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। सिमिलैरिटी क्या है, केवल दोनों में सिल्वर कॉमन है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो AgI और KI, दोनों में इस बार सिल्वर कॉमन नहीं है, इस बार आयोडाइड आयन कॉमन है। यहाँ पर सिल्वर आयन कॉमन है और यहाँ पर आयोडाइड आयन कॉमन है, लेकिन दोनों में एक आयन कॉमन है। अब हम इतना तो समझ ही सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, कि अगर कोई आयन कॉमन होगा तभी चार्ज आएगा कोलॉइड के ऊपर, अगर कोई आयन कॉमन नहीं होगा तो चार्ज कोलॉइड के ऊपर नहीं आएगा। देखो दोनों में आयन कॉमन हुए, अब दोनों में चार्ज अलग अलग है, दोनों में, जबकि सिल्वर आयोडाइड हमारे पास वही है, लेकिन दोनों में अलग अलग चार्ज आएगा। कैसे अलग चार्ज आएगा, ये जो कॉमन आयन है, यहाँ पर सिल्वर आयन कॉमन है, ये कॉमन आयन सेलेक्टिवली मतलब अपनी चॉइस से, सेलेक्ट करने का मतलब होता है चॉइस, अपनी चॉइस से
सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो हमारा चैप्टर ही है, सरफेस से ही रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, ये जो भी हमने पढ़ा है इट इज रिलेटेड टू द सरफेस ओनली। तो सिल्वर आयन सिल्वर आयोडाइड के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। अब ये सिल्वर आयोडाइड तो सल्फेट के ऊपर आया। नाइट्रेट आयन के बारे में मैंने कल भी बात की, जबकि कल हमें केवल एक ही आयन के बारे में बात करनी थी, लेकिन मुझे मालूम है कि टॉपिक और आगे तक होना जाने वाला है, इसलिए मैंने नाइट्रेट आयन के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि नाइट्रेट आयन कहाँ जाएगा। अब देखो सिल्वर आयन ने तो अपनी जगह बना ली है सरफेस के ऊपर, लेकिन जो नाइट्रेट आयन है ये नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहेगा, और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने के साथ साथ बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड सिल्वर हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो सिल्वर के आसपास आने से इसको हम रोक नहीं सकते हैं, वो सिल्वर के आसपास ही रहेगा बिकॉज डिफरेंट चार्जेस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं नाइट्रेट आयन बना सकती हूँ और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पर नाइट्रेट आयन की एक लेयर बनी हुई होगी, जो मैंने कल तुम्हें वर्बली बता के छोड़ दिया था, वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर भी कहाँ रहेगा, जहाँ अपना कोलॉइड बन चुका है उस कोलॉइड के चारों तरफ उसकी लेयर रहेगी। तो नाइट्रेट आयन की लेयर सिल्वर के चारों तरफ रहेगी, सिल्वर के आसपास रहेगी इसकी लेयर। देखो दूसरे में मैंने इसको जूम करके बनाया डायग्राम को, बड़ा डायग्राम बनाया दूसरे में। पहले में सिर्फ तुम्हें ये बताया कि सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, नाइट्रेट आयन आ जाएंगे इसके आसपास, लेकिन दूसरे में तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो एडिशनल 2-3 पॉइंट मैं इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ चार्ज के साथ साथ। देखो सेकेंड, अब आओ दूसरे वाले में, ये सिल्वर आयोडाइड अपना यही ओरिजिनल सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड हमें मालूम आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, पोटेशियम आयन एंड आयोडाइड आयन। देखो आयोडाइड इसके साथ कॉमन है, तो कॉमन होने से सेलेक्टिवली एडजॉर्ब हो जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये टर्म भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन भी तुम्हें याद है। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स चॉइस ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइड। जो कोलॉइड हमने प्रिपेयर किया, हम प्रिपरेशन से ही अगला स्टेप चल रहे हैं। कल हमने कोलॉइड प्रिपेयर किया था और आज उसी के अगले स्टेप में चल रहे हैं, कोलॉइड की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर मैं ये टर्म भी ऐड कर देती हूँ, दिस इज सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। So it's clear, silver iodide will adsorb selectively iodide ion in presence of potassium iodide, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अपने अंदर की एक लेयर बन चुकी है। एक लेयर हमने इसको क्यों बोला, मैंने यहाँ फर्स्ट लेयर लिखा हुआ है। एक लेयर हमने इसको क्यों बोल दिया, देखो ये फर्स्ट लेयर, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर दी, और ये मैंने लिखा हुआ है सेकेंड लेयर। ये फर्स्ट लेयर इसको क्यों बोला, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड अपना कोलॉइड है और उसके चारों तरफ ये लेयर बनी है। इट इज़ अ डिफरेंट लेयर, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कोलॉइड। दूसरी बात ये भी माइंड में रहनी चाहिए कि कोलॉइड का पार्ट नहीं है, कोलॉइड अपना ये है, अंदर वाला पार्टिकल अपना कोलॉइड है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है, इट इज फ्रॉम द सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, क्योंकि दो डिफरेंट आयन प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, और उनमें से एक आयन सेलेक्टिवली इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो चुका है। इसको मैंने फर्स्ट लेयर बोल दिया। नाउ कम टू द सेकेंड लेयर, जो किस लिए बनी, इसका कोलॉइड से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड लेयर इसका लेना देना किससे है, जो आयन यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, और ये किस दूसरे आयन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उस पर डिपेंड करता है। आयोडाइड आयन ने पोटेशियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि इसी ने छोड़ा इसका साथ, आयोडाइड ने पोटेशियम का साथ छोड़ा है। अब पोटेशियम वापस से उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया, घेरा मीन्स लेयर बना लिया, ठीक है। जो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे तो लेयर बना लेता है। दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। दो लेयर बन गई। दो लेयर किसकी बनी है, चार्ज की बनी है दोनों लेयर। अंदर वाली लेयर पर भी भरपूर मात्रा में चार्ज है, और बाहर वाली लेयर में तो बहुत सारा चार्ज है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव बने हुए हैं। अब जहाँ पर भी चार्ज होगा, चार्ज का डिफरेंस होगा, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुम सब लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, और मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉमन सी टर्म बताती हूँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केमिस्ट्री द चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। जो हम पोटेंशियल बोलते हैं दैट इज इक्वल टू चार्ज। मैं लिख देती हूँ इस टर्म को, द चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। इस चार्ज का ही दूसरा नाम पोटेंशियल है, ठीक है। चार्ज बराबर हुआ पोटेंशियल, और यहाँ पर हमें डिफरेंट चार्ज दिखाई दे रहे हैं। देयर आर टू डिफरेंट चार्जेस।
इट मीन्स दोनों के बीच में अगर मेज़र किया जाए तो कंफर्म एक पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, एंड देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ पर एक दूसरा नाम दिया है। और ये जो दो लेयर बनी है चार्ज की, इनको भी हमने एक अलग से साइंटिफिक टर्म दिया। जिस साइंटिस्ट ने इन लेयर के बारे में स्टडी किया था, इन लेयर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, उन्हीं के नेम पर बेस्ड हमने इसका नाम दिया। हमने नाम क्या दिया है? इट इज हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। इट इज हेल्महोल्ट्ज़, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ साइंटिस्ट थे जिनका वर्क लगा था इस डबल लेयर को पता करने के लिए। तो हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कौन सी? द वन आउटसाइड द AGI, डायरेक्टली आउटसाइड द AGI, एंड द सेकेंड वन आउटसाइड द आयोडाइड आयन। ये दोनों लेयर जो मैंने दो घेरे बनाए हुए, ठीक है, ये बाहर वाले दोनों घेरे, ये दोनों घेरे किसके बराबर है? दो लेयर के बराबर है। और इन दोनों लेयर को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इट मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन एंड इट मे बी आस्क्ड इन 2 मार्क क्वेश्चन। ये पूरा तुमसे पूछ लिया जाए 2 मार्क क्वेश्चन में, तुम्हें डायग्राम की हेल्प से, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके एक्सप्लेन करना है। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 1 मार्क में पूछा जाता है, तुम डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है, लेयर की फॉर्म में चार्जेस हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेम्ड डिफरेंटली इन दिस टॉपिक और इन केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इट इज नोन एज द जीटा पोटेंशियल। Z आया जेब्रा वाला Z, इट इज जीटा पोटेंशियल, ठीक है। जीटा पोटेंशियल एक दूसरा नाम भी इसको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। Why electrokinetic potential? Because it is developed due to the presence of charges, due to the movement of charges. Kinetic word इसीलिए ऐड किया कि अगर दो चार्ज हैं एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो हम उनको इधर उधर आने जाने से नहीं रोक सकते हैं। There will be kinetics, वहाँ पर kinetics जरूर होगी। तो electrokinetic potential और zeta potential is the name of potential difference which is created in between the two layers due to the difference in the charges, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गई। अच्छा, अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है दैट इज कोएगुलेशन। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, बिकॉज इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट या वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब तुम समझ जाओ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखा जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीनों एक ही मान। इसका मतलब समझाती हूँ मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में। देखो, कोएगुलेशन ऐसा समझो कि कोलोइड को डिस्टर्ब करना, कोलोइड को डिस्टर्ब करना, खत्म करना कोलोइड को। हमने कोलोइड को बनाया था, अब हम कोलोइड को खत्म कर रहे हैं। कोलोइड को खत्म कर रहे हैं कैसे? हमने प्रेसिपिटेट से कोलोइड बनाया था, वापस से अपने माइंड में लेकर आओ पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट was converted with the help of electrolyte in colloidal solution। अब उसका उल्टा जाना, colloidal solution with the help of electrolyte converted into the precipitate। मैं एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको मेंशन कर देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। कोलोइड में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए और वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं, प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उस प्रेसिपिटेशन टर्म को अवॉइड नहीं कर सकते। वो किसी भी तरह से बना हो, केमिकल इक्वेशन से बना हो या किसी भी तरह प्रेसिपिटेट बना हो, तो प्रेसिपिटेशन उसको हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा उसको प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देन कम टू द थर्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टर्म नहीं है, ये नई टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक सिंपल सेंटेंस में इसको डिफाइन करते हुए इलेक्ट्रोफोरेसिस को, इट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम आयन
कैथोड की तरफ और क्लोराइड आयन एनोड। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन। एंड इफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कोलोइडल सॉल्यूशन में कराया जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ मैंने डेफिनेशन इसलिए इसकी लिख भी दी है, शॉर्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। है इलेक्ट्रोलाइसिस बट इस बार हमने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है तो वहाँ पर थोड़ा अलग होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे अलग होगा? देखो जो अपना कोलोइड है, ये कोलोइड अपना बना हुआ है AgI और AgI के चारों तरफ सिल्वर आयंस लगे हुए। इसका मतलब इसके ऊपर जो अपना चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, देन ये AgI इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ये अपना कोलोइडल का पार्ट है और इसी की वजह से ये AgI स्टेबल है। यहाँ तक का पार्ट इसका अपना पार्ट है जिसको अपना कंसिडर करता है, ये सोल्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी चार्ज हो सकता है बट चार्ज इज कंपल्सरी। इट इज कंपल्सरी दैट चार्ज विल बी देयर ऑन द कोलोइडल सॉल्यूशन। इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर नेगेटिव चार्ज है, एक ही चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट भी एक ही डायरेक्शन में होगा। द मूवमेंट विल बी यूनिडायरेक्शनल। Why unidirectional? Because only one kind of charge exists on the colloidal particle. एक ही तरह का चार्ज उसके ऊपर है, दूसरा चार्ज सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर नहीं है, वो सोल्यूशन के अंदर। अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लेती हूँ कि AgI जो कोलोइडल पार्टिकल है, ये AgI और I नेगेटिव इसके सरफेस पर I नेगेटिव एब्जॉर्ब हुआ। तो हमें मालूम है कि जो I नेगेटिव है इट इज नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब मूवमेंट किस तरफ होगा? एनोड की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, मूवमेंट एनोड की तरफ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि AgI के साथ सिल्वर आयन लगा हुआ है, AgI selectively absorbs silver ion, then the movement should be in this direction. ये मूवमेंट है, ये कोलोइड के पार्टिकल हैं, हर तरफ बिखरे हुए थे, बट नाउ दे हैव स्पेसिफाइड देमसेल्व्स टुवर्ड्स द कैथोड because it has the positive charge, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट की डेप्थ क्लियर करने के लिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस अ कोलोइडल सॉल्यूशन मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, व्हाट इज द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, विच काइंड ऑफ चार्ज एग्जिस्ट ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। तो अगर एनोड की तरफ मूवमेंट है तो उसका उल्टा तुम्हें चार्ज बताना है। एनोड की तरफ मूवमेंट है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ मूवमेंट है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये बात हम कर रहे थे कोलोइड के बारे में। देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मूवमेंट चल रहा है पूरे सॉल्यूशंस में से, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज अपना कोलोइड अपने एग्जाम्पल में हमने लिया, थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और पूरा का पूरा सॉल्यूशन अलग रहेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, देखो हम इसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रेट आयन। सिल्वर आयन इस तरफ भागे जा रहे हैं, सिल्वर आयन इस तरफ भागे जा रहा है, नाइट्रेट आयन किस तरफ भागेगा? अपोजिट चार्ज की तरफ भागेगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट चार्ज है। सिल्वर आयन इस तरफ भाग रहा है, नाइट्रेट आयन इस तरफ भाग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी है तो दोनों आयन अलग अलग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए सॉल्यूशन पूरा का पूरा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और प्रेसिपिटेट पूरा का पूरा इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, कोलोइड पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल का मूवमेंट है, क्योंकि नाइट्रेट कोलोइड का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो मूवमेंट है साइड बाय साइड विद द कोलोइडल पार्टिकल, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, जो बुक में शायद नहीं दिया होगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें दोनों आयन बताए कि दोनों आयन की एग्जिस्टेंस है, किसी एक को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते। अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाना चाहिए कि नाइट्रेट आयन भी था, वो कहाँ गया? नाइट्रेट आयन भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो भी अफेक्टेड होगा ऑब्वियसली, तो वो अफेक्ट होकर कहाँ जाएगा? इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, नाइट्रेट आयन इस तरफ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस अपना कोलोइड का, इसलिए मैंने कोलोइड की डायरेक्शन मेंशन की है, नाइट्रेट की डायरेक्शन मेंशन नहीं की है। बट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, इसको इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन कहते हैं। तो 2 टर्म यहाँ पर हो गई तुम्हारी, 3 टर्म यहाँ पर हो गई तुम्हारी, 2 की 3 हो गई। कोएगुलेशन अलग से भी पूछ लेते हैं।
और कोएगुलेशन इसकी हेल्प से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से कोएगुलेशन कराया है। कई बार ऐसा करते हैं कि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके ही प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो अपना कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कोलोइड की पार्टिकल सब यहाँ चले गए, सॉल्यूशन की पार्टिकल इधर चले गए, जिसमें उसको डिजोल्व किया था, जबरदस्ती को डिजोल्व किया था। अब डिजोल्व करने के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, दोनों अलग अलग हो गए एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगेन टू डिजोल्व दैम। तो हमने क्या किया कि उसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया, कोलोइड की लाइफ। अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द सस्पेंशन, बड़े बड़े पार्टिकल, और इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द सॉल्यूशन, छोटे छोटे पार्टिकल, सॉल्यूशन वाले पार्टिकल। मतलब वो कोलोइड की स्टेज से अब फ्री हो चुका है, उसको मुक्त कर दिया है कोलोइड की अपनी स्टेज से। सो इट इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ 2 more टर्म आई हैव रिटन, क्योंकि अगर एग्जाम में डेप्थ में जाता है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने पर ये दोनों टर्म भी पूछी जा सकती हैं और एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं। देखो 2 टर्म क्या है? वन इज कैटाफोरेसिस एंड अदर वन इज एनाफोरेसिस। और कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं सोचना, बोर्ड पे नहीं देखना। कैटा कैटायन, एना एनायन, बस उतना ही ध्यान रखना। कैटाफोरेसिस मूवमेंट टुवर्ड्स द कैथोड, एनाफोरेसिस मूवमेंट टुवर्ड्स द एनोड। अगर कैथोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मूवमेंट किसका होगा? कैटायन, कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। और अगर एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट किसका हो रहा है? एनायन, एंड एनायन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर कैथोड की तरफ मूवमेंट है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कैटायन का मूवमेंट होगा, और अगर एनोड की तरफ मूवमेंट है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनायन का मूवमेंट होगा, तो कैथोड की तरफ मूवमेंट है तो उसको हम बोलेंगे कैटाफोरेसिस, और एनोड की तरफ अगर मूवमेंट है तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। तुम्हें मूवमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होता है मूवमेंट के बारे में सोचते हुए। मूवमेंट के बारे में सोचो ही मत। कैटाफोरेसिस कैटायन, एनाफोरेसिस एनायन। हमारा कैटायन जिधर चला जाए वो कैटाफोरेसिस है, हमारा एनायन जिधर चला जाए वो एनाफोरेसिस है। बस कैटायन और एनायन को याद रखो। हाँ, कैटायन और एनायन तुम्हें क्लियर होना चाहिए दैट कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। इसका चार्ज तुम्हें कंफर्म पक्का होना चाहिए कि किसका क्या चार्ज है। ठीक है, उसके बाद तुम बोल सकते हो कि कैटायन हमारा जहाँ जा रहा है, क्योंकि अपने आप पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं दैट नेगेटिव इज कैथोड एंड पॉजिटिव इज एनोड। सो कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस अपने एक्सप्लेन हुए। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने तुम्हें बताया कि कोएगुलेशन का हम एक दूसरा पार्ट भी पढ़ते हैं कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है कोलोइडल सॉल्यूशन और वो कोलोइडल सॉल्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, वो पार्ट क्या है कि हमने इनमें से इसको हम बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़े रूल। 2 साइंटिस्ट हैं, हार्डी एंड शुल्ज़े। इन्होंने एक रूल दिया था। इन्होंने रूल में क्या बताया कि हमें ये मालूम है कि हमारे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका चार्ज फिक्स है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट डाला जाता है वो कोएगुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी कोएगुलेशन होगा, जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितनी जल्दी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है हमारे इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही फास्ट कोएगुलेशन होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, मैंने पॉजिटिव आयन के बारे में बताया कि अपना पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव को इसको मैं यहाँ वापस से लिख देती हूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट AgI एंड Ag+, इसके बारे में बात करें। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। कोलोइड को खत्म होने के लिए क्या करना है, बाहर वाला चार्ज को खत्म करना है, क्योंकि बाहर वाला चार्ज ही उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये अगर खत्म हो गया तो फिर तो कोलोइड खत्म हो गया। देन फॉस्फेट आयन कंटेन्स 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 माइनस लगा हुआ इसके ऊपर। सल्फेट आयन कंटेन्स 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव लगा हुआ। नाइट्रेट आयन कंटेन्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज लगा हुआ। सबसे ज़्यादा फास्ट फॉस्फेट के केस में कोएगुलेशन है, क्योंकि अपना रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आयन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही फास्ट अपना कोएगुलेशन का प्रोसेस होगा, उतनी ही जल्दी कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोएगुलेशन हुआ फॉस्फेट में सबसे ज़्यादा हुआ, सल्फेट में उससे कम हुआ और नाइट्रेट में उससे कम हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर आयन का एग्जाम्पल।
contains 3 unit negative charge. Magnesium ion contains 2 unit positive charge. Sodium ion contains 1 unit positive charge. ठीक है, अपना जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, अपना कोलोइडल सॉल्यूशन सॉरी इट इज नेगेटिव आयन, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट विल बी, ठीक है, आयन नेगेटिव। अब आयन नेगेटिव अगर यहाँ से हट जाए, जितनी जल्दी से हट जाए उतनी जल्दी कोएगुलेशन हो जाए। तो जितना चार्ज होगा एल्यूमिनियम के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसको फास्ट न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हार्डी-शुल्ज़े रूल है, जो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कर रहे हैं तो हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, तो उतना ही जल्दी हम कर पाएंगे। अब 2 और प्रॉपर्टीज मुझे एक्सप्लेन करनी है कोलोइडल सॉल्यूशन की, यही 2 प्रॉपर्टीज बची हुई है प्रॉपर्टीज में। एक प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, तुम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ी है तुमने, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? रॉबर्ट ब्राउन is the name of scientist who at first told about this kind of movement. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस तरह के मूवमेंट के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया गया। और कोई रीज़न नहीं है, कोई ब्राउनियन का हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेशन कुछ नहीं है, नाम से रिलेशन। मूवमेंट क्या है? इट इज़ द रैंडम मोशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इट इज़ द रैंडम मोशन और इट इज़ जिगजैग मोशन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। जो कोलोइडल पार्टिकल है, क्योंकि भले ही हम उनको कितना भी फोर्स करें, कितने भी अच्छे से अच्छे मेथड से बनाया जाए कोलोइडल सॉल्यूशन, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स में डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में कभी मिक्स नहीं होती, केवल उतने टाइम के लिए इकट्ठी रह जाएगी जितने टाइम के लिए उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज इट विल नेवर गेट मिक्सड विद द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम अलग ही रहते हैं, तो पार्टिकल्स का अपना अलग अलग ही मूवमेंट होता है। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अलग मूव करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल अलग मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, मूव चलता रहता है। देखो यहाँ से एक पार्टिकल गया, इससे टकराया, ठीक है, ये दूसरे पार्टिकल से टकराया, ऐसे करके पार्टिकल चलते रहते हैं जिगजैग मोशन में। मतलब कोई मैंने सोच के नहीं बनाया, मुझे ऐसा ही डायग्राम बनाना है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में तुम ले जा सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है कि पेन स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ ऐसे ऐसे पेन चलाया और बस उसके जहाँ भी तुम्हारे एंड्स आ रहे हैं उन एंड्स में तुम्हें ये सर्कल बना लेनी है, पार्टिकल को शो करके। सो दिस इज द रैंडम मोशन और जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तुम पहले पढ़ चुके हो, उसके बारे में एक बार मैं वापस इसको रिमाइंड करा देती हूँ कि है क्या टिंडल इफेक्ट। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम में एक सॉल्यूशन फिल किया। दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन यहाँ फिल्ड है दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, जिस बीकर के अंदर ये कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ था, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च वाटर लिया हुआ था या हमने मिल्क लिया हुआ था, क्योंकि मिल्क भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन, हमने उसको बीकर में लिया, लेने के बाद लाइट जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है उसके सामने उसको रख लिया बीकर को लाइट की डायरेक्शन के बिल्कुल सामने रख लिया कि जो लाइट रेज है, एच न्यू यहाँ पर लाइट के लिए लिखा हुआ है, कि वो लाइट रेज डायरेक्टली उस सॉल्यूशन में से ट्रांसफर हो, बीकर के ऊपर से नहीं, सॉल्यूशन के अंदर से ट्रांसफर। सॉल्यूशन के अंदर से जब लाइट रेज ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर अंदर क्या होगा, देखो कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं, और कोइंसिडेंटली लाइट के पार्टिकल्स भी मीडियम साइज के पार्टिकल्स, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी स्मॉल, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज। वो हमें दिखाई देते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक देखें तो आंखें दुखने लगती हैं, ज़्यादा देर तक देखें तो आंखें दुखने लगती हैं क्योंकि उनका साइज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए। तो मीडियम साइज के पार्टिकल है, मतलब थोड़ी देर तक देखें, हम नॉर्मली देखें तो हम सब कुछ दिखाई देता है। तो मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं, वो मीडियम साइज और कोलोइड के साइज, कोलोइडल पार्टिकल का साइज लगभग बराबर है। तो लगभग बराबर होने से क्या होगा, देखो जो पार्टिकल अपने जैसा साइज का पार्टिकल, अब सामने से कोई अगर आ रहा है चलता हुआ, सामने से कोई आ रहा है या सामने से कोई दीवार खड़ी हुई है, दीवार का साइज मेरा साइज है, मैं जाके टकरा जाऊँगी दीवार से। यही काम यहाँ पे भी होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल के साइज के लाइट पार्टिकल्स, क्योंकि लाइट के पार्टिकल का साइज तो फिक्स है, नेचर ने फिक्स बनाया है, ठीक है, कोलोइडल के साइज के पार्टिकल तो टकरा जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रुक जाते हैं। और कुछ पार्टिकल यहाँ पर सॉल्यूशन के भी हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है और मैंने तुम्हें कंफर्म बताया कि वो डिसॉल्व होता ही नहीं है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता,
जो डिस्पर्शन मीडियम है वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है, तो वो सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे साइज के पार्टिकल भी हैं। और अपने अगर हम कोलॉइड की रेंज भी देखते हैं तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस। तो जो 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल हैं वो तो लाइट को जाने देंगे, और जो 1000 नैनोमीटर वाले पार्टिकल हैं वो लाइट को नहीं जाने देंगे, वो जाने ही नहीं देंगे। तो नहीं जाने देना और जाने देना, इस झगड़े में क्या होता है कि लाइट हमें यहाँ पर, हमें जो ये बीकर है, इस बीकर के अंदर एक पार्ट चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब कुछ पार्टिकल लाइट को जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो पार्टिकल अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं। जो जाने देने वाले पार्टिकल हैं वो एक जगह आ जाते हैं, जो नहीं जाने देने वाले पार्टिकल हैं वो एक जगह आ जाते हैं। देखो ये जाने देने वाले पार्टिकल हैं, जहाँ से हमें लाइट दिखाई दे रही है वो पार्टिकल जाने दे रहे हैं लाइट को, पास होने दे रहे हैं लाइट को, और जहाँ हमें लाइट नहीं दिखाई दे रही है वो पार्टिकल लाइट को रोक रहे हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा जो शेप है एक कोन की शेप दिखाई देती है। किसी भी तरफ से देखें, इधर से लाइट डालें तो ये कोन दिखाई देगा, इधर से लाइट डालें तो ये कोन दिखाई देगा। तो दोनों साइड से कहीं से भी हम लाइट डालें, बस साइड से आनी चाहिए लाइट, तो एक कोन की शेप हमें दिखाई देती है। तो दिस कोन इज नोन एज टिंडल कोन, इसका नाम लिखा हुआ है मेरा नाम टिंडल कोन, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, एंड इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइड के बारे में बात करने से मैंने कोलॉइड मेंशन नहीं किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ कोलॉइड की अब खत्म हो गई हैं। एक बार वापस से काउंट कर देती प्रॉपर्टीज़ को कि तुम्हें याद रखनी प्रॉपर्टीज़ ये। द फर्स्ट वन वाज चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड, देन कोएगुलेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन द थर्ड वन ब्राउनियन मूवमेंट, एंड द फोर्थ वन इज टिंडल कोन।